बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किए थे। मैं 2 रिएक्शंस आपसे और शेयर करूंगा, तो आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को लाइट के सामने रख देते हैं तो हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल केमिकली ब्रेकअप कर जाता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। उसी तरह अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सपोज करते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ऑफ कोर्स यस, दीज आर फोटोलाइटिक रिएक्शंस। फोटोलाइटिक रिएक्शंस की वजह से काफ़ी सारे कंपाउंड्स को हम कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। इन रिएक्शंस के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए बच्चों, इन रिएक्शंस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हमने अपनी जूनियर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था कि अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसमें एक लोहे की कील डाल दें और उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो कुछ ही समय में हमें उसमें कलर चेंज दिखने लगता है और हमें एक शाइनी ब्राउन कलर का डिपॉजिशन दिखता है और साथ ही जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो चेंज होके डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, कलर सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हुआ है और साथ में शाइनी ब्राउन। जो शाइनी ब्राउन डिपॉजिशन है वो कॉपर मेटल का है और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं थर्मल डिस्प्ले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। अब समझने की बात यहाँ ये है कि ये रिएक्शन क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म है। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस सल्फेट आयंस के साथ बॉन्डेड थे बेटा, और यहाँ पे आयरन आयंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज iron ions are able to somehow remove this copper ion from this compound and takes its position. Simply आयरन जो है वो यहाँ पे कॉपर की एंटिटी को रिमूव कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। तो नए अरेंजमेंट में आयरन आयन सल्फेट आयंस के साथ बॉन्डेड रहते हैं और कॉपर आयन फ्री हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि एक मेटल के आयन ने दूसरे मेटल के आयन को डिस्प्लेस कर दिया। इसी की कॉन्टिन्यूटी में हम देखते हैं कि अगर हम
आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल डालते हैं तो क्या कोई रिएक्शन होगा? इसको हम करके देख सकते हैं और हम ऑब्जर्व करेंगे देयर विल बी नो रिएक्शन। ऐसा क्या हुआ है कि ये रिएक्शन नहीं हुआ? आइए समझते हैं। देखिए, आयरन सल्फेट बॉन्डिंग है, फ्री आयन कॉपर का है। अरेंजमेंट नया तभी होगा जब ये कॉपर आयन इस आयरन आयन को डिस्प्लेस कर देगा, जो कि ये नहीं कर पाता। इसीलिए यथास्थिति बनी रहती है और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कि आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। Now, such type of reactions are known as displacement reactions. तो हम इसको words में how will we write? In these reactions, a more active element displaces a less active element from its compound. इसको समझ सकते हैं हम इसी एग्जाम्पल से। कॉपर सल्फेट कंपाउंड है बेटा, इट्स ए कॉपर कंपाउंड। इसी के आसपास आयरन आयन है जो कि एक मोर एक्टिव एंटिटी है। ये लेस एक्टिव एंटिटी। तो क्लियरली जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि ये आयरन आयन जो मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो इस लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट को डिस्प्लेस कर देगा। आई होप द मैकेनिज्म एंड द डेफिनेशन इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का जो बेसिस है बेटा वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इंटरेस्टिंगली इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें एक नॉन मेटल भी मिलेगा। देखिए ये सीरीज क्या है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in their order of decreasing reactivity. In their order of decreasing reactivity. चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स किस तरीके से अरेंज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन है
जो सिर्फ याद करने के पर्पज से लिए लिखा गया है। P stands for potassium, S stands for sodium, C stands for carbon, no, it's calcium. M is for magnesium, A is for aluminium, Z is for zinc, and I for iron, L is for lead. This is the only non-metal present in this exclusive series of metals. Hydrogen. It is followed by a C again. It is for copper, mercury, silver and gold. इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप याद करना चाहें तो PSC माजिल हेलो चीफ मिनिस्टर शीला जी। PSC माजिल हेलो चीफ मिनिस्टर शीला जी। ये बच्चों याद करने का एक तरीका होता है ताकि हम भूलें नहीं, पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इन कैपिटल लेटर्स को एलिमेंट्स के सिंबल से। मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ के बता देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं। पोटेशियम और सोडियम के बीच में बेरियम, आयरन और लेड के बीच में निकल एंड टिन। तो हम अब इनके सिंबल्स लिख लेते हैं। पोटेशियम का सिंबल के, कैलियम, बेरियम। सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, Pb। हाइड्रोजन को H लिखते हैं हम। C यहाँ पे कॉपर के लिए Cu, M फॉर मरकरी विच इज Hg, silver is Ag and gold is Au. You'll find platinum is also included in this category or in this series after gold. So if I ask you, the order is in decreasing reactivity. So which is the most reactive metal? Is it the gold or the potassium? Of course, potassium. So we can see from, as we move from left to right, reactivity is decreasing. यहाँ पे आप देखें तो मेटल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट with metals with high reactivity, metals with moderate reactivity, and thirdly metals with low reactivity. देखिए मोर और लेस इन मेटल्स को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के। मॉडरेटली रिएक्टिव में हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, tin and lead Pb. And metals with low reactivity, copper,
mercury, silver and gold. देखिए गोल्ड का सिंबल और AU है, स्टैंड्स फॉर और. तो आप देख पा रहे हैं आयरन वॉज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. So let's study a few more examples. If magnesium is added to copper sulfate solution, do you think magnesium will be able to displace copper? So you can clearly see magnesium is more reactive here than copper. So of course this reaction will happen and it will form magnesium sulfate plus copper. Similarly, if zinc is added to copper sulfate solution, it will form zinc sulfate and copper. If I add lead to a solution of copper chloride, please remember it is also blue in color, it will undergo reaction to form PbCl2, lead chloride and copper. Now, if copper is added to silver nitrate solution, which is AgNO3. Now, there are two stakeholders, copper and silver. We know that copper is more reactive than silver, so it will form copper nitrate and release silver. Now you tell me, I have taken this oxide of iron and I'm mixing it with aluminum powder. What do you think is going to happen? Is aluminum more reactive than iron? Of course, yes. So it will form oxide of aluminum and iron will be released. This is a very important and interesting reaction in the sense an enormous amount of heat is liberated. Now this heat melts the iron so formed. Thus, iron formed is in molten form. पिघला हुआ लोहा मिलता है हमें बच्चों इस रिएक्शन से, जिसको हम रेल की पटरियों को ठीक करने में यूज करते हैं बेटा. Similarly, if MnO2 is treated with aluminium, it will give rise to Al2O3 and manganese. Please remember this is manganese and aluminium is more reactive than manganese. केमिस्ट्री में मेटल्स और एसिड का रिएक्शन बहुत क्लासिक रिएक्शन काउंट किया जाता है. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो मेटल प्लस एसिड, it gives me a salt and release hydrogen gas. देखिए जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं वो सारे डाइल्यूट एसिड्स हैं. थोड़ा सा हम एसिड्स के बारे में भी जान लेते हैं, नाम हमें पता होने चाहिए. 3 एसिड्स को आप याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl एंड नाइट्रिक एसिड विच इज़ HNO3. इसके अलावा एक और एसिड अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, विच इज़ एसिटिक एसिड CH3COOH. आइए देखते हैं कुछ रिएक्शंस. एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं.
इस टेस्ट ट्यूब में हम जिंक के पैलेट्स रख देते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉपर से हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl पोर करते हैं. You will see instantaneously यहां से आपको बबल्स एमर्ज करते हुए दिखाई देंगे. दैट मीन्स कोई गैस रिलीज हो रही है और साथ ही साथ आप देखेंगे देयर विल बी ए राइज इन टेम्परेचर. इसका मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ. So let's summarize the reaction and write the equation for this. Zinc is made to react with hydrochloric acid, and please remember it's a dilute acid. It will give rise to zinc chloride and hydrogen gas. We've discussed the meaning of this arrow, which is put adjacent to this H2 molecule. That means this H2 gas is released. It simply escapes. Similarly, we can take zinc plus sulfuric acid. It will give me zinc sulfate and H2 gas. Each time you will find two important common things: release of hydrogen gas and rise in temperature. So we can conclude that all the displacement reactions are exothermic. All displacement reactions are exothermic in nature. हमने देखा just as metals show differential reactivity, non-metals also show differential reactivity. 4 important non-metals we are going to take: fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Fluorine is more reactive than chlorine, chlorine is more reactive than bromine, and bromine is more reactive than iodine. So based on this information, if you are asked that if KBr, potassium bromide, reacts with chlorine gas, what do you think is going to happen? Clearly you can see bromine is less reactive than chlorine, so chlorine will be able to displace bromine and form KCl plus Br2. Similarly, if there is a reaction between potassium iodide and chlorine gas, you will find formation of KCl and I2. So with this we conclude with these displacement reactions. In next class we are going to study about double displacement reactions. That's all for now.